हेलो एवरीवन, वेलकम बैक स्मार्ट स्टडी हब। आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आप सबको पता है कि आज टेस्ट सीरीज चल रही है हमारी। आज हम करेंगे हिंदी और इंग्लिश का लास्ट एंड फर्स्ट रिवीजन। सबको पता कल एग्जाम है। सबसे पहले सभी को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम देना है। बी कूल माइंड। बस आज कंप्लीट एक बार रिवीजन ले लेना है और आज शाम तक आपको कॉमन पार्ट 90 नंबर का जो है कंप्लीट रिवीजन आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप जो ये क्लास कर रहे हैं, हम हिंदी और इंग्लिश की इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है उनसे रिवीजन लेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगी कि मैं आज लिखेंगे कम, बोलेंगे ज़्यादा। जो मैं बोल रही हूँ ना उसको ज़्यादा सुनना है। ठीक है, एक फास्ट रिवीजन और कंप्लीट रिवीजन लेंगे। मैं कुछ ऐसा छोड़ूंगी नहीं कि जिससे आपको और रिवीजन लेना पड़े। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो लैंग्वेज होती है ना, भाषा क्या होती है। देखिए, हिंदी और इंग्लिश को हम साथ में लेके चल रहे हैं, तो इस क्लास से आपको हिंदी और इंग्लिश की कंप्लीट रिवीजन मिल जाएगी। ठीक है, देखिए भाषा क्या होती है। भाषा क्या होती है? विचार होते हैं, थॉट होते हैं, है ना, अभिव्यक्ति होती है, चिंतन होता है। तो ये सब क्या होता है? हमारी भाषा होता है। समझ में आया? चिंतन, हम चिंतन करेंगे, ये भी हमारी भाषा है। और हम अभिव्यक्ति करेंगे। अभिव्यक्ति मतलब हम हमारे मन में जो विचार हैं वो हम दूसरों को बताएंगे, तो वो क्या है? हमारा चिंतन है। अब कौन सी भाषा स्थायी होती है? जो लिखित भाषा होती है ना, वो स्थायी होती है। लिखित भाषा स्थायी होती है। अब एक होता है अर्जन करना और एक होता है अधिगम करना। एक होता है अर्जन करना और एक होता है अधिगम। अर्जन हम जो, जैसे हम समाज में रहते हैं, जैसे वातावरण में रहते हैं, हम ऑटोमेटिक जो चीज़ें सीख जाते हैं ना, वो अर्जन होता है। जैसे हमारी मातृभाषा, ठीक है। और जो अधिगम होता है ना, वो हमारी टारगेट लैंग्वेज होती है। टारगेट लैंग्वेज जैसे हम सीखते हैं, जैसे हम स्कूल में सीखते हैं, तो वो हमारी, हम इसको हमें जो सीखना पड़ता है ना, वो क्या है? मेरा अधिगम है। क्लियर? फिर होती है मानक भाषा। कौन सी होती है? जो कार्यालय में काम किया जाता है ना, कार्यालय जैसे हमारे ऑफिस के काम होते हैं, उसको हम बोलते हैं मानक भाषा। टू की स्पीड में देख लेना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम 1 घंटे की क्लास होगी। 1 घंटे में कंप्लीट रिवीजन आ जाएगा। आज बिल्कुल भी बातें नहीं करेंगे, वैसे मैंने किसी क्लास में बात नहीं की है। क्लिष्ट भाषा क्या होती है? क्लिष्ट भाषा होती है शुद्ध साहित्यकार की भाषा, जिसमें साहित्य लिखा जाता है। जिसमें साहित्य लिखा जाता है उसको बोलते हैं क्लिष्ट। ठीक है, हमारी 8वीं अनुसूची के अनुसार, 8वीं अनुसूची में हमारे पास भाषा कितनी है? हमारे पास भाषा है 22 भाषाएं मिली हुई है। इसमें अंग्रेजी भाषा नहीं है, इसको ध्यान रख लेना है। अंग्रेजी भाषा इसमें नहीं है। क्लियर? ओके, भाषा प्लस चिंतन। जो अहम केंद्रितवाद होता है, देखिए अहम केंद्रितवाद कब आता है? अहम केंद्रित होता क्या है पहले ये देखिएगा। अहम केंद्रित वो होता है जो बच्चा अनुकरण करता है, देखता है समाज को, लेकिन वो बता नहीं पाता है, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है अपनी भाषा को, तो वो क्या होगा? अहम केंद्रित होता है। 2 से 6 वर्ष का जो बच्चा होता है ना, वो देखता तो सब कुछ है, लेकिन वो उस वे में बता नहीं पाता। जो उसके अंदर फीलिंग होती है ना, वो सिर्फ आप खुद समझता है, अपने ही तरीके से समझता है, इसलिए वो क्या है? अहम केंद्रित है। ठीक है, भाषा प्लस चिंतन, पॉजिटिव रिलेशन आएगा। समाज संस्कृति की भाषा किसने दी थी? सामाजिक सांस्कृतिक भाषा। ये सामाजिक सांस्कृतिक भाषा किसने दी थी? वाइगोत्स्की ने। ठीक है, देखो लिखेंगे ना तो बहुत टाइम लगता है। ठीक है, अच्छा, 8वीं अनुसूची की भाषा, जैसे हमारी सांस्कृतिक जो भाषा है, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, उड़िया है। ठीक है, इनको हमें कौन सी भाषा लिखी है? सांस्कृतिक भाषाएं बोली गई है। संस्कृति जिसमें हमारा साहित्य, जिसमें हमारा कल्चर चलता है, तो ये कुछ पर्टिकुलर है। क्लासिकल लैंग्वेज जिनको हम बोलते हैं, इंग्लिश में ये क्लासिकल लैंग्वेज है। जैसे कि कुछ भाषाएं ऐसी हो गई है जिसमें हम मूवी बना सकते हैं, जिसमें हम साहित्य लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो कौन सी भाषाएं हैं? उनको हम क्लासिकल या सांस्कृतिक भाषा बोलेंगे। वो कौन सी है? तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़, मलयालम और उड़िया। ठीक है, एक होता है बाल निर्देशित वाचन। कौन सा होता है? बाल निर्देशित वाचन वो होता है जो माँ अपने, जैसे माँ अपने बच्चे को निर्देश करती है ना, छोटे बच्चे को घर पे माँ बच्चों को जो निर्देश करती है उसको हम बोलते हैं बाल निर्देशित भाषा। ठीक है, फिर होते हैं पक्ष। कौन से हैं भाषा के? भाई हम भाषा के द्वारा हम क्या क्या कर सकते हैं? कार्यात्मक पक्ष, ये सब डिटेल में करवा चुकी हूँ। आप डिटेल में अगर देखना हो तो वहाँ पे जाके देख सकते हो कंप्लीट। ठीक है, एक है कार्यात्मक पक्ष, एक क्रियात्मक पक्ष।
क्रियात्मक पक्ष और एक है देखो कार्यात्मक और क्रियात्मक, काम करेंगे क्रिया करेंगे तो एक ही है, ठीक है। दूसरा है आपके पास संरचनात्मक पक्ष, संरचनात्मक पक्ष जिसमें हम क्रिएटिविटी करेंगे, ठीक है ना। एक होता है स्विनम, स्विनम क्या होगा, जैसे हम पहचानेंगे कुछ चीज़ें जो हम जैसे हम पहचानते हैं, पहचानना, उसी के जैसा व्यवहार करना। जैसे हमारे पास धनात्मक जागरूकता, एक होता है चित्रमूलक स्विनम। जैसे हम स्विनम क्या होता है, जैसे हम एक चित्र दिखा के बच्चों को चीज़ों को पहचानते हैं। जैसे हमने कुछ एप्पल बना दिया, जैसे हमने ये क्या बना दिया, क्या है ये, मैंगो, ठीक है ना। ये बच्चे को चित्र दिखाया तो बच्चा क्या बोलेगा, ये है हमारा चित्रमूलक जागरूकता। तो ये स्विनम क्या होता है कि हम पहचानेंगे, अपने व्यवहार में लेके आएंगे उस चीज़ों को, ठीक है ना। तो उसी तरीके का हम व्यवहार करेंगे, ये है हमारी स्विनम, ठीक है। ये होता है दो प्रकार का, एक है हमारा चित्रात्मक, हम चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं, चित्रमूलक बोल देंगे इसको। एक होता है ध्वन्यात्मक, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास शब्द संपदा। बोलते हैं हम जैसे हम बोलेंगे लिखेंगे तो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा शब्द होंगे, ठीक है ना। शब्द संपदा कैसी होती है, एक तो सुनने में वृद्धि होती है, ठीक है। शब्द एक ऐसे आ जाएगा, शब्द संपदा ये होता है, इसके उत्पादक किस तरीके से होंगे। देखिए, एक होता है सक्रिय शब्द संपदा, एक होता है निष्क्रिय शब्द संपदा। जैसे हम कुछ भी सुनते हैं, मान लीजिए सुना, पढ़ा और यूज किया, तो वो होगा सक्रिय संपदा। सुना पढ़ा लेकिन कभी यूज ही नहीं किया, कभी व्यवहार में नहीं लेके आए, तो वो क्या हो जाएगा हमारा निष्क्रिय संपदा, ठीक है। फिर होता है कूकना। कूकना क्या होगा, बच्चा कूकेगा, 6 महीने 7 सप्ताह का बच्चा क्या करेगा, कूकेगा, बुलबुलाएगा। 6 महीने का बच्चा बुलबुलाएगा, ठीक है। एक चरण जो है वो 1 साल का बच्चा जो है एक वर्ड स्टेज पार कर जाता है, 3 शब्द बोल देता है एक साल में 3 शब्द, ठीक है। फिर आता है कोड डिकोड। क्या होता है, देखो टेलीग्राफी और 2 शब्द कब बोलने लग जाता है, 18 से 24 महीने का बच्चा जो है टेलीग्राफी करने लग जाता है, इसको हम बोलेंगे टेलीग्राफ, ठीक है। लंबा उच्चारण कब करने लग जाता है, 2 से 4 साल का बच्चा लंबा उच्चारण करने लग जाता है, ठीक है। स्टार्टिंग है ना, इसलिए उसको बोल रहे हैं हम लंबा उच्चारण, ओके। एक होता है कोड, एक होता है डिकोड, ठीक है। कोड क्या होगा, एक क्या होता है डिकोड। कोड परिवर्तन और कोड मिश्रण क्या होता है, जैसे हम कोड डिकोड, एक होता है कोड और एक होता है डिकोड, ठीक है। एक होता है कोड परिवर्तन, एक होता है कोड मिश्रण, ठीक है। कोड परिवर्तन क्या होगा मेरे पास, कोड परिवर्तन जैसे हमने क्या किया, जैसे हम अभी हिंदी पढ़ा रहे हैं और हिंदी पढ़ाते पढ़ाते मैं इंग्लिश पढ़ाने लग जाऊँ, ठीक है, एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में ट्रांसफ़र हो जाऊँ, तो ये होता है कोड परिवर्तन। एक होता है कोड मिश्रण। कोड मिश्रण क्या होगा, जैसे हम क्या करेंगे, पहले हम हिंदी में पढ़ाएंगे, फिर बच्चे को नहीं समझ में आया तो इंग्लिश में पढ़ा देंगे, फिर भी बच्चे को नहीं समझ में आया तो मातृभाषा में पढ़ा देंगे, ठीक है। जैसे हम मिक्स भाषाओं का यूज करते हैं ना, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, कोड मिश्रण हो जाएगा, ठीक है, ओके। ये विकल्प के रूप में हम यूज करते हैं, जैसे हिंदी से हम एक पर्टिकुलर भाषा में चले जाएंगे, ये एक विकल्प के रूप में हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। अच्छा, लक्ष्य भाषा क्या होती है, लक्ष्य भाषा प्रभावशीलता होती है। लक्ष्य भाषा क्या होगी हमारी, प्रभावशीलता होगी। एक होती है भाषा, एक होती है बोली। भाषा जैसे एक पूरी कंट्री में बोली जाती है, एक बोली क्या होगी, जैसे कंट्री के एक बड़े हिस्से में बोली जाती है, तो उसको हम बोली बोलेंगे, ठीक है। बोली भी कहीं ना कहीं किससे संबंधित है, भाषा से संबंधित है। समृद्ध परिवेश नियमबद्ध भाषा व्यक्ति सापेक्ष होती है। भाषा क्या होती है, भाषा व्यक्ति सापेक्ष होती है। अच्छा, फिर आता है, अच्छा देखिए भाषा की विशेषताएं क्या क्या होती है। भाषा की विशेषताएं होती है, भाषा व्यक्ति सापेक्ष होती है, समृद्ध परिवेश होता है, नियमबद्ध होती है, तल्लीनता आती है, भाषा से हमारा विकास होता है, और याच्छांद्रित होती है। याच्छांद्रित ये ऐसे ही लिखा आएगा वर्ड, ठीक है ना, ये इसका मतलब होता है स्वतंत्र होती है, भाषा अपने आप में स्वतंत्र होती है। घोषणात्मक ज्ञान हम कर सकते हैं, जैसे हमें भाषा आएगी तो हम बोल के लोगों को बता सकते हैं कि हमें ये आता है। परिवर्तनशील होती है और गतिशील होती है, ठीक है। ये है हमारे भाषा के नियम। फिर आते हैं भाषा के टाइप कौन से हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। लिखित भाषा हमेशा क्या होती है, स्थायी होती है।
सांकेतिक भाषा का भी अपना क्या होता है, इसको हम साइन लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है ना। इसकी भी अपनी क्या होती है, व्याकरण होती है। कई बार आ जाता है, एक क्वेश्चन आया हुआ था कि सांकेतिक भाषा का व्याकरण होता है कि नहीं होता है, तो सांकेतिक भाषा का अपना एक व्याकरण होता है, ठीक है। अर्जन और अधिग्रहण मैंने बता दिया कि प्राकृतिक वातावरण में जो हम सीखते हैं वो होता है हमारा अर्जन, और अधिगम जब हम कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। अधिगम क्या होता है, जटिल वातावरण में जैसे हम जटिल प्रयास करते हैं ना, प्रयास करके जो हमें सीखा जाता है तो वो होता है हमारा अधिगम। क्लियर। फिर आता है पठन के प्रकार। देखिए पठन के प्रकार कौन से हैं। एक होता है इंटेंसिव। इंटेंसिव क्या होता है, गहन। जब हम कोई भी चीज गहराई से पढ़ते हैं तो इंटेंसिव। जैसे आपने शुरू में जब आपका सिलेबस चेंज होके आया और आपने एक गहराई से टॉपिक्स को तैयार किया है, ठीक है ना, गहनता से पढ़ा है। एक्सप्रेसिव क्या होता है, एक्सप्रेसिव व्यापक रूप से हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। व्यापक रूप से क्या होता है, जैसे हमारी रुचि के अनुसार हम पढ़ रहे हैं। हमें मैथमेटिक्स अच्छा लगता है, हम मैथ पढ़ते हैं। हमें कोई नॉवल पढ़ना, कोई भी बुक पढ़ना, स्टोरी पढ़ना, तो ये क्या हो जाएगा, व्यापक रूप से। एक होता है स्कैनिंग हम बारीकी से पढ़ रहे हैं। कोई भी चीज़ हम देखिए, हम कोई भी मान लीजिए अपना अंगूठे का स्कैनिंग करेंगे तो अंगूठे में ये जो छोटे छोटे छिद्र दिख रहे हैं ना, ये सारे के सारे स्कैन होंगे। कब, जब हम बारीकी से चीज़ों को कर रहे हैं तो वो क्या होता है, स्किमिंग क्या होता है, जैसे हम सरसरी नज़र से हम पढ़ते हैं, सिर्फ हम के अंदर भाव को हम निकाल लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा, हमारा सरसरी नज़र, ठीक है। फिर भाषा कौशल बेस्ट विधि कौन सी होती है, भाषा कौशल की बेस्ट विधि होती है रोल प्ले विधि। अगर आप ड्रामा करवाते हो, रोल प्ले करवाते हो, खुद एक्टिविटी कराते हो, तो वो सबसे बेस्ट विधि होती है, उससे बच्चा सबसे ज़्यादा सीखता है। अर्थगत संकेत क्या होता है, अर्थ समझने की हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, ठीक है। ओके, फिर आता है पठन मॉडल कौन से होते हैं, पठन के मॉडल, ठीक है। पठन मॉडल होता है एक तो अप डाउन मॉडल, एक होता है अप डाउन मॉडल, एक डाउन टू अप मॉडल, ठीक है। डाउन टू अप या बॉटम टू, क्या आ जाएगा हमारे पास, बॉटम टू अप, ठीक है। अप टू डाउन क्या होता है कि ये बड़ी क्लासेस में यूज होगा। जैसे आपने कविता सीख ली, कविता के बाद आपको उसके पैराग्राफ के बारे में बताएंगे, फिर आपको वाक्य के बारे में बताएंगे, फिर आप शब्द के बारे में बताएंगे। मतलब पहले आप पोएम सीखेंगे, फिर उसके बाद स्टार्ट आप शब्द तक आ जाएंगे, ठीक है। तो ये अप टू डाउन, यहाँ से आपको टीचर मान के चलता है कि आपको सब कुछ आता है, ठीक है ना। डाउन बॉटम टू अप क्या होता है कि भैया आपको सबसे पहले एनआर सिखाई जाएंगे, फिर आपको दो अक्षर के जोड़ सिखाए जाएंगे, फिर तीन अक्षर के जोड़ सिखाए जाएंगे, फिर मात्रा वाले सिखाए जाएंगे। इस तरीके से क्या है, बॉटम टू अप की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। ये स्टार्टिंग की क्लासेज में हम इसका यूज करते हैं, क्लियर। फिर आता है अंत्यक्रियात्मक कोश विषय क्या होता है, शब्द को समझकर भंडारण करना। कि कोश, ये शब्द आते हैं, कोश विषयक, ये होता है हमारे शब्दों का भंडारण करना, क्या कहलाता है, हमारा कोश विषय कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए लेखन क्या होता है। लेखन स्पष्ट का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। लेखन कैसा होना चाहिए, देखो उद्देश्य हमारा स्पष्ट होना चाहिए, सुसंगतिक होना चाहिए, व्याकरण की शुद्धता होनी चाहिए, रचनात्मक होना चाहिए और प्रोत्साहन दे करने वाला होना चाहिए। ऐसा लिखो कि दूसरों को मोटिवेशन मिले, तो ये होती है लेखन की विशेषताएं, ठीक है। फिर एक आता है क्रीम काटे क्या होता है, जैसे फर्स्ट स्टेज में जब सबसे छोटा बच्चा होता है और लिखना शुरू करता है तो ऐसे किताब में मिलता है, तो इसको हम बोलते हैं क्रीम काटे, ठीक है। स्क्रिबलिंग भी बोल सकते हैं हम, क्या ये हो सकता है इंग्लिश में क्या आ जाएगा, स्क्रिबलिंग। ये सबसे पहली स्टेज होती है बच्चे के सीखने की। क्रीम काटे, आपको पता चल गया कि ऐसे लिखते हैं ना, वो क्रीम काटा होता है, ठीक है। फिर आता है वृत्तांत लेखन क्या होगा, किसी घटना के बारे में वृत्तांत लेखन होता है, किसी घटना के बारे में लिखना। फिर जैसे कोई रियल स्टोरी होगी, रियल बेस्ड जो कोई घटना बताते हैं वो होता है वृत्तांत, ठीक है। एक होता है वर्णनात्मक में आपका डिस्क्रिप्शन, हम वर्णन करेंगे किसी चीज़ का, हम क्या करेंगे, वर्णन करेंगे। तर्कमूलक, सिर्फ नाम बताऊंगी अब क्योंकि मैंने डिटेल में बता रखा है। क्या आ जाएगा, तर्क वितर्क करेंगे, वाद विवाद टाइप का हो जाएगा। प्रभावपूर्ण लेखन क्या होता है, प्रभावपूर्ण भी होगा, जैसे हम कोई एप्लीकेशन लिखते हैं, ठीक है ना, तो हम सामने वाले के ऊपर प्रभाव डालेंगे तभी वो हमें लीव देगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, हमारे जो भी हम किसी काम के लिए जाते हैं तो उसमें हम प्रभावपूर्ण होना चाहिए, ठीक है। फिर व्याकरण अनुवाद विधि कौन सी होती है, एक होती है शास्त्रीय विधि आ गई है।
देखिए विधियाँ कौन सी हैं, एक है हमारी शास्त्रीय विधि जो हमारी प्राचीन विधि हम बोलते हैं। प्रत्यक्ष विधि कौन सी होती है, जैसे हम कोई भी हमारे सामने कोई चीज़ है उसको देख करके हम सीखते हैं। प्राकृतिक विधि क्या होगी, देखो सुनो, इस टाइप की विधि होती है, ठीक है। फिर समग्र विधि, मौन विधि और अनुकरण विधि। क्लियर। विधियाँ कौन सी है, देखो मौन विधि चुपचाप पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। अनुकरण करके किसी को देख के, किसी को प्रत्यक्ष रूप से मतलब किसी की नकल करके हम जो सीख रहे हैं, ठीक है, किसी का अनुकरण करके जो सीख रहे हैं। तो विधियाँ कौन सी है, शास्त्रीय विधि, प्रत्यक्ष विधि, प्राकृतिक विधि, समग्र भौतिक विधि, मौन विधि और अनुकरण विधि। अब आती है अप्रोच या उपागम क्या होती है। उपागम देखिए उपागम क्या होता है, लेखन प्रक्रिया उपागम या लेखन लिसनिंग कौशल उपागम, ठीक है। हम क्या क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेखन में करेंगे तो सबसे पहले ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे। ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है, मस्तिष्क उद्वेलन बोलेंगे। देखिए हम कुछ भी चीज़ें याद करते हैं तो हमारे दिमाग पे हम स्ट्रेस डालते हैं, ठीक है ना। फिर आउटलाइन हम क्या बनाएंगे, एक प्रारूप रूपरेखा बनाएंगे कि हमें लिखना क्या है। फिर हम ड्राफ्ट बनाएंगे, ड्राफ्ट हमारा प्रारूप होता है। फिर हम रिविजन करेंगे, रिविजन करने के बाद अंतिम रूप देंगे हम कैसे, हमें लिखना क्या है, ठीक है। तो ये है हमारी लेखन प्रक्रिया उपागम के हम करने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले ब्रेन स्टॉर्मिंग, आउटलाइन बनाएंगे, ड्राफ्ट, रिवीजन और अंतिम लास्ट आप देखेंगे कि हमें करना क्या है, ठीक है। फिर आता है मल्टी लैंग्वेज क्या होती है। मल्टी लैंग्वेज एक संसाधन के रूप में होती है। देखिए मल्टी लैंग्वेज संसाधन के रूप में होती है। मल्टी लैंग्वेज से बहुभाषिकता, जिससे हमारा शब्द भंडार होता है। मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता, जैसे हम दूसरे डिफरेंट कल्चर की मातृभाषा सीखने को मिलती है। भाषा टू भाषा हमारा विकास होता है। पारस्परिक शिक्षण प्रक्रिया, हम किस तरीके से शिक्षण प्रक्रिया कर सकते हैं, अनुमान लगा के कर सकते हैं, प्रश्न पूछ के कर सकते हैं, स्पष्ट करके कर सकते हैं, सारांशीकरण करके हम सीख सकते हैं, ठीक है। अब आता है TLM। TLM क्या है हमारे पास, जैसे हम TLM देखिए सर्वदृश्य सामग्री हो गई, हम कुछ देख कर सीख सकते हैं, देखकर या सुनकर सीख सकते हैं, ठीक है। ये है आपके क्या हो जाएंगे, TLM हो जाएगा। क्लियर। TLM को डिटेल में लेके आऊंगी। जो कॉमन पार्ट है ना आपके तीनों पेडागोजी के, जैसे आपकी भाषा हो गई, जैसे आपका TLM हो गया, एक मूल्यांकन होता है, एक असेसमेंट होगा, ठीक है ना। ये सारे के सारे टॉपिक हम कवर करेंगे। हम ये सारे टॉपिक्स जब मैं पेडागोजी रिवीजन दूंगी ना उसी में लेके आऊंगी, क्योंकि वहाँ पे भी इसका यूज होगा, भाषा में इंग्लिश में भी होगा और हिंदी में होगा। तो इस टॉपिक को हम वहाँ पे करेंगे, ठीक है। जैसे एक बात और कर लेते हैं, जैसे भाषा की बात आ गई, हम लैंग्वेज कर रहे हैं तो लैंग्वेज का जो टॉपिक है ना वो यहाँ कर लेंगे। तो जो चोम्स्की साहब है, चोम्स्की, वाइगोस्की, वाइगोस्की और ये क्या है हमारा जीन पियाजे, है ना। अच्छा स्कीनर, ठीक है। एक था स्टीफन क्रेसन, ठीक है। ये 5 बंदे हैं जिन्होंने भाषा के बारे में बोला है। चोम्स्की क्या कहता है कि भाषा जन्मजात होती है। भाषा हमारी हम जन्म से ही सीख के आते हैं, जन्म से ही हमारे पास व्याकरण होती है। LAD का जो चीज़ दिया था वो किसने दिया था, हमारे चोम्स्की साहब ने दिया था। वाइगोस्की क्या कहता है कि हम समाज से सीखते हैं, जैसे जैसे हम समाज में सीखेंगे हमारी भाषा का विकास होता रहता है। जीन पियाजे क्या कहता है कि पहले विचार आते हैं और फिर हमारे पास भाषा आती है, ठीक है। स्किनर भी यही कहता है कि हम समाज से सीखते हैं, ठीक है ना। अनुकरण करके सीखते हैं, ड्रिल करके सीखते हैं। अगर ड्रिल जहाँ शब्द आ जाए तो वो कौन कहता है, स्किनर कहता है। ड्रिल्स करके अभ्यास करके सीखते हैं, अनुकरण करके हम नकल से सीखते हैं। तो ये क्या कौन कहता है, स्किनर क्या कहता है, हम ड्रिल से सीखेंगे, अनुकरण से सीखेंगे। वाइगोस्की क्या कहता है कि हम समाज से सीखेंगे। अच्छा जीन पियाजे क्या कहता है कि पहले विचार आता है और फिर हमारे पास भाषा आती है, ठीक है। विचारों को इम्पोर्टेंस कौन देता है हमारे पास, जीन पियाजे देता है। चोम्स्की क्या कहता है कि जन्मजात होती है भाषा, व्याकरणिक होती है। और LAD का लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस किसने दिया था, हमारे पास चोम्स्की ने दिया था। अब एक नया बंदा आया है स्टीफन क्रेसन क्या कहता है कि जो दूसरी भाषा होती है ना, जो सेकंड लैंग्वेज होती है, उसको भी हम अर्जन कर सकते हैं। अर्जन करना क्या होता है कि हम किस तरीके से आसानी से सीख सकते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, हमारा अर्जन करना हो जाएगा। जैसे हम अपने माहौल को बदल देंगे, ठीक है। जैसे हम अपने स्थानांतरण हो जाएगा हमारा, तो हम उसी वातावरण में जब रहने लग जाते थे तो वहाँ पे हम क्या कर लेंगे, सेकंड लैंग्वेज को भी अर्जन कर सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड लैंग्वेज अर्जन के रूप में किसने कहा है, ये स्टीफन क्रेसन ने कहा है। क्लियर। देखिए अब तक जो टॉपिक था वेरी बोरिंग बहुत था, लेकिन देखो पेडागोजी बोरिंग ही होती है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट है। काव्य की आत्मा क्या होता है, मैं सिर्फ बोलूंगी, आंसर लिखूंगी। काव्य की आत्मा आपकी रस होती है, रस काव्य की आत्मा होती है। प्राथमिक भाषा कौन सी होती है, मातृभाषा कौन सी होती है, आपकी प्राथमिक भाषा होगी, ठीक है। अच्छा
अभिव्यक्ति का सर्वोत्तम रूप कौन सा आता है, किस तरीके से हम अपनी भाषा को सबसे अच्छे तरीके से प्रकट कर सकते हैं। तो बोलकर अभिव्यक्ति का सबसे सर्वोत्तम जो रूप होता है वो क्या होता है, बोलना। ठीक है, शब्द के अंत में जो जुड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रत्यय बोलेंगे। शब्द के अंत में प्रत्यय, शब्द के शुरुआत में जब हम जोड़ते हैं कोई भी शब्द के पूर्व में जुड़ने वाला उपसर्ग और शब्द के अंत में जुड़ने वाला प्रत्यय। समझ में आ गया। खंडावन विधि किसने दी थी, जिसको खंडान्वय विधि बोलते हैं। जैसे ये तो मैं लिख ही देती हूँ। खंडान्वय विधि किसको कहते हैं, प्रश्नोत्तरी विधि को। ये क्वेश्चन आए हुए हैं, प्रश्नोत्तर विधि को हम खंडान्वय विधि बोलेंगे। ठीक है, देखो और कहो विधि के सर्वप्रथम शब्दों से हम पहले हम देखेंगे फिर कहेंगे ये सबसे पहली विधि है। भाषा, हमारी भाषा की लिपि आपको पता है देवनागरिक है। शास्त्रीय विधि में भाषा की आरंभिक शिक्षा खेल खेल में दी जाती है। ठीक है, शास्त्रीय विधि खेल खेल से की जाती है। क्लियर। सर्वप्रथम छात्रों को शिक्षा उच्चारण, शुद्ध उच्चारण में देनी चाहिए। शुद्ध उच्चारण देना चाहिए ताकि बच्चे जो है अपनी लैंग्वेज को आगे स्किल्स को बढ़ा सके। हिंदी भाषा की जननी कौन सी है, संस्कृत भाषा हिंदी भाषा की जननी है। ठीक है, शिक्षण प्रक्रिया का आखिरी चरण क्या होता है, आखिरी चरण आपका मूल्यांकन होता है। हम मूल्यांकन करके देखते हैं कि हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कक्षा अध्यापक को सिद्धांत सूत्रों का सर्वप्रथम संघर्ष करने वाले कौन थे, हर्बर्ट स्पेंसर। इसने कक्षा अध्यापक के सिद्धांत सूत्रों का सबसे पहले संग्रह किया था। ठीक है, शिक्षण में सर्वप्रथम उच्चारण का क्या देना चाहिए, सबसे पहले बच्चों को बोलकर सिखाना चाहिए। अब हमारे पास शिक्षण सूत्र देख लीजिए। देखिए, शिक्षण सूत्र कौन से हैं, अज्ञात से अज्ञात, जो हम जानते हैं उससे अज्ञात की तरफ हम जाएंगे। ठीक है, जो नहीं जानते उनको सीखेंगे। सरल से जटिल, पहले सरल सिखाएंगे फिर हम विशेष की तरफ चले जाएंगे। विशेष से सामान्य, विश्लेषण से संश्लेषण, अनुभव से तर्क, आगमन से निगमन, मूर्त से अमूर्त। इनको डिटेल में करने लग गए ना तो यही क्लास 5 घंटे की हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि कंप्लीट भी करना है और मेन टॉपिक से आपको निकलना भी है। बस इतना ही कराऊंगी कि शिक्षण कौन से है, सूत्र कौन से हैं, ज्ञात से अज्ञात, सरल से जटिल, विशेष से सामान्य, विश्लेषण से संश्लेषण, अनुभव से तर्क, आगमन से निगमन और मूर्त से अमूर्त। क्लियर। अब देखिए, भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से बुद्धि है, जैविक कारक हैं, वातावरणीय कारक हैं। वातावरणीय कारक जैसे विद्यालय हो गया, शिक्षक हो गया, व्यावसायिक हो गया जहां हम कार्य का काम करते हैं। ठीक है, अभिप्रेरणा हो गया, अनुकरण हो गया, अनुबंधन हो गया। ठीक है, एक आता है वर्ण विभाग, शब्द विभाग और वाक्य विभाग। वर्ण विभाग में आपका कौन सा आएगा, ध्वनि, वर्ण, उच्चारण, संयुक्त व्यंजन सब किस में आ जाएंगे, वर्ण विभाग में आ जाएंगे। क्लियर। वाक्य विभाग में आपके सब क्या आ जाएंगे, शब्द जिससे शब्द बनते, संधि, समास, शब्द के भेद, शब्द परिभाषा। ठीक है, वाक्य रचना में क्या आ जाएगा, वाक्य रचना में आपके पास जैसे आपके पास वाक्य रचना आ गई, शुद्ध वाक्य कारण आ गया, शुद्धिकरण आ गया, वाक्य का विराम आ गया, लोकोक्तियां आ गई, मुहावरे और शुक्तियां, ये सब किस में आ जाएंगे, वाक्य विभाग में आ जाएंगी। क्लियर। अब देखिएगा, अब जो हम भाषा है वो सीख क्यों नहीं पा रहे, हम हिंदी भाषा सीख क्यों नहीं पा रहे, ये देखिएगा। ये सिर्फ बोल के बताऊंगी, क्योंकि हमारी जो हिंदी भाषा के प्रति आस्था की कमी हो गई है। हमारे पास हम सोचते कि जो बच्चा हिंदी में पढ़ेगा उसको हम एक अलग ही वे में देखते हैं। तो हम इंग्लिश को, अदर भाषाओं को हम क्या कहते हैं, ज़्यादा महत्वता देते हैं। वाचन शिक्षण क्या होता है कि बच्चों को हिंदी बोलना ही नहीं आ रहा है। ठीक है, तो वो वाचन शिक्षण में समस्या आ रही है, लिपि संबंधी समस्याएं आ रही हैं, लेखन शिक्षण संबंधी समस्याएं आ रही हैं, वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा अशुद्धियाँ होती है। देखिए, मैं ही कितनी अशुद्धियाँ कर रही हूँ, लेकिन अशुद्धियों की तरफ ध्यान नहीं देना है बिल्कुल भी। मेन मोटो हमारा है कि हम रिवीजन ले रहे हैं बस। ठीक है, पाठ्य पुस्तकों संबंधी, पाठ्य पुस्तक इस टाइप की है कि भैया हमें बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, उनको हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, पाठ्यक्रम के संबंधी हमारे पास जो करिकुलम्स हैं उनसे संबंधी भी बहुत सारी समस्याएं आ रही है। ठीक है, अब पाठ्य पुस्तक के प्रकार कौन से होते हैं, देखिए ये मैं आपको बता देती हूँ। सिर्फ 2 प्रकार होते हैं। कौन से, सूक्ष्म अध्ययन एक होता है हमारे पास, सूक्ष्म अध्ययन, एक होता है सहायक तथा पूरक वाचन। ठीक है, सूक्ष्म अध्ययन में हम क्या करेंगे, गद्य पद्य का समावेश होता है, इसमें विद्यार्थियों को वाचन के लिए होता है। बस इतना याद रख लो कि हमारे पास पाठ्य पुस्तकों के प्रकार 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सूक्ष्म अध्ययन, एक सहायक तथा पूरक अध्ययन। ठीक है,
विशेषताएं कौन सी होती हैं? देखिए, पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं कौन सी होंगी? भावात्मक तथा मानसिक आवश्यकता होनी चाहिए, विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान से संबंधित होनी चाहिए। जैसे आपको ये नहीं पता कि आपने प्लस, मान लीजिए प्लस आपके पहली क्लास में सिखाया है, तो सेकंड में भी प्लस के एडवांस लेवल के क्वेश्चन आप ले सकते हैं। तो पूर्व ज्ञान होना चाहिए, क्रमबद्धता होनी चाहिए, विषय विदिता होनी चाहिए, रोचकता और मनोरंजन होना चाहिए, उपदेशात्मक होनी चाहिए, मौलिकता होनी चाहिए, नैतिक और प्रेरणादायक पुस्तकें होनी चाहिए, शैलीगत विशेषताएं होनी चाहिए, भाषा और व्याख्या और टिप्पणी और अभ्यास हम कर सकें, ऐसी बुक हमारे पास होनी चाहिए, तभी हम अच्छे से सीख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, जो पृष्ठ है, नाम अच्छा होना चाहिए। नाम कैसा होना चाहिए? बुक के ऊपर जो नाम है वो अच्छे से होना चाहिए। पृष्ठ जो आकर्षण है वो रंगीन होना चाहिए। देखिए, हम जो जिल्द चढ़ा रहे हैं ना, जो हम कवर चढ़ाते हैं बुक के ऊपर, वो रंगीन होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए। आकार ऐसा होना चाहिए बुक का आकार ना तो छोटा होना चाहिए, ना ही ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। क्लियर। मुद्रण का मतलब होता है जो अक्षरों की बनावट है ना, वो ऐसे होनी चाहिए। जो पहली क्लास के बच्चों के लिए 60 पॉइंट के अक्षर होने चाहिए, दूसरी के लिए 24 से 36 पॉइंट के अक्षर होने चाहिए। तीसरे, जैसे हम फ़ॉन्ट लिखते हैं ना, जैसे बड़ा साइज छोटा साइज, फिर 5वीं श्रेणी में 16 फ़ॉन्ट, और उसके बाद 12वीं अन्य कक्षाओं के लिए 12 पॉइंट होने चाहिए। पहली कक्षा के बच्चों के लिए बड़े अक्षर इतने होने चाहिए, 60 पॉइंट, दूसरी कक्षा के लिए 24 से 36 पॉइंट, और फिर तीसरी कक्षा से 5वीं कक्षा के लिए 12 पॉइंट, 16 पॉइंट, और 5वीं से ऊपर आपका 12 पॉइंट का अक्षर होना चाहिए। ठीक है। कागज, आवरण, जिल्द, मूल्य, इस तरीके से मूल्य भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए ताकि बच्चे आराम से खरीद सकें। क्लियर। इसमें कुछ लिखने वाला था नहीं, इसलिए मैंने फटाफट बता दिया। फिर आता है उपलब्धि परीक्षण क्या होता है और निदानात्मक परीक्षाएं क्या होती है। उपलब्धि परीक्षण ये होता है कि जिसमें बच्चे को ये देखा जाता है कि बच्चे ने कितना सीखा है, कितना नहीं सीखा है। ये क्या होता है आपके पास? उपलब्धि परीक्षण होता है। फिर आता है निदानात्मक। निदानात्मक में क्या होता है कि हमें जो बच्चे की समस्याएं हैं ना, उसको ढूंढना, उसके बाद उनका जो सॉल्यूशन करना, वो क्या होता है? निदानात्मक या उपचारात्मक होता है। ठीक है। फिर आता है उपलब्धि परीक्षाएं और उनके प्रकार कौन से। हम किस प्रकार से बच्चे को देख सकते हैं कि भैया आपको क्या आता है, क्या नहीं आता है। तो एक पहले हम मौखिक परीक्षाओं से, मौखिक से हम सुन के भी देख सकते हैं। मौखिक रूप से हम देख सकते हैं कि बच्चों को क्या आता है, किस तरीके का बोलना आता है, किस तरीके के इसके विचार है, किस तरीके, क्योंकि एक्यूरेट बच्चा नहीं बोल पाता, तो ये किस तरीके की सोच रख रहा है। तो मौखिक परीक्षाएं हो सकती हैं। क्रियात्मक आप काम करा सकते हो, काम का मतलब क्रियाकलाप करा सकते हो, आप एक्टिविटी करवा सकते हो, रोल प्ले करवा सकते हो, तो क्रियाकलाप। निबंधात्मक परीक्षाएं ले सकते हो, जिससे बच्चों को ये पता चलेगा कि भैया आप किस तरीके से लिख रहे हो, वर्णन किस तरीके से कर रहे हो। एक टॉपिक दे दिया जाएगा, उसके ऊपर आप निबंध लिखवा सकते हो। रट्टे मार रहा है कि खुद की सोच लिख रहा है। ठीक है। इससे क्या होगा? हमारी भाषा ज्ञान का प्रबल होगा, छात्रों का शब्दकोश प्रबल होगा, विषय के ज्ञान को महत्वता मिलेगी। ठीक है। देखिए, हिंदी लैंग्वेज में जो इम्पोर्टेंट था वो हमने सारा कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। अब हम बात करते हैं इंग्लिश पेडागोजी। इंग्लिश पेडागोजी में हम स्टार्टिंग से लेते हैं कि हम लैटिन वर्ड और फ्रेंच टर्म में हम इंग्लिश पेडागोजी को मान रहे हैं। ठीक है ना। ये क्या होगा? एक होता है लिंगवा का मतलब होता है टंग। ये आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है। लिंगवा का अर्थ क्या होता है? तो उसका अर्थ होता है टंग। ठीक है ना। फॉरेन में अगर हम फ्रेंच टर्म में बोलेंगे तो लिंगवा और पैरोल क्या होता है? पैरोल का मतलब होता है स्पीच, और ये क्वेश्चन आया हुआ है कि ये आपकी किस भाषा को दिखा रहा है। ठीक है ना। तो इंग्लिश लैंग्वेज को दिखा रहा है पैरोल का मतलब क्या होता है? आपका स्पीच होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लैंग्वेज होती क्या है? लेटर्स प्लस वर्ड्स प्लस में सेंटेंस। हम पहले से क्या सीखेंगे? लेटर सीखेंगे, वर्ड सीखेंगे और सेंटेंस सीखेंगे। अब देखिए, लैंग्वेज के प्रकार कौन से होते हैं। देखो, हिस्टोरिकल हो सकती है, ज्योग्राफिकल हो सकती है, एक्सपेरिमेंट से हम जो सीखते हैं। जैसे देखो, हिस्ट्री की बातें हम सीखते हैं तो वो भी एक हमारी लैंग्वेज है। ज्योग्राफी से रिलेटेड जो बातें सीखते हैं वो भी हमारी लैंग्वेज है, और एक्सपेरिमेंट से सीखते हैं वो भी क्या है? लैंग्वेज है। अब लैंग्वेज के टाइप कौन से हैं देखिएगा। लैंग्वेज के टाइप से हैं आपके पास, एक है आइडियल लैंग्वेज। आइडियल लैंग्वेज क्या होती है? इट इज़ लिटरेरी लैंग्वेज, जिसमें हम साहित्य लिख सकते हैं। ठीक है ना। ये हो जाएगी आइडियल। सब डायलेक्ट और लोकल डायलेक्ट और रीजनल डायलेक्ट क्या होता है कि भाई जिसमें हमारी संस्कृति, जिसमें हमारा कल्चर पनपता है, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा सब डायलेक्ट, जिसको हम बोली बोलते हैं ना। बोली क्या होती है? एक लार्ज, it is not a level of literary language. The difference between the language and the dialect is like the difference of mountain and hill. ठीक है। तो एवरेस्ट इज द माउंटेन एंड मोटी दुर्गी इज ए हिल। तो ये क्या होता है कि एक लैंग्वेज जो होती है वो पूरी एक
पूरी कंट्री में बोलने जाने वाली भाषा को हम भाषा बोलेंगे, ठीक है ना। और जो बोली होती है ना, एक ब्रांड मतलब एक ब्रॉड क्षेत्र में जब हम बोलते हैं, ब्रॉड एरिया में जो लैंग्वेज यूज की जाती है उसको हम डायलेक्ट बोलेंगे, ठीक है ना। कमर्शियल लैंग्वेज क्या होगी, कमर्शियल जो आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज होती है कमर्शियल लैंग्वेज। मिक्स्ड लैंग्वेज आपकी, जैसे आप कभी हिंदी बोलते हैं कभी इंग्लिश बोलते हैं, ये मिक्स लैंग्वेज। कोड लैंग्वेज क्या होगी, जैसे आपका साइन लैंग्वेज हो गया, मतलब आप कुछ सीक्रेट लैंग्वेज जो होती है ना वो कोड लैंग्वेज होगी। इंटरनेशनल लैंग्वेज जैसे फ्रेंच होगी, मतलब जो आप दूसरे देशों में बोलते हो इंटरनेशनल। मदर टंग जैसे आपकी मातृभाषा होगी। फॉरेन लैंग्वेज जो दूसरे देशों में आप सीखते हैं, ठीक है। अब पार्ट ऑफ लैंग्वेज कौन से होते हैं देखिएगा। देखिए पार्ट कौन से होते हैं, सिंटैक्स, मोर्फोलॉजी, वर्डोलॉजी, फोनेटिक्स और सिमेटिक्स, ठीक है। सिंटैक्स क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। सिंटैक्स होगा आपका स्ट्रक्चर, आप किस तरीके से लिखते हैं, जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। सिंटैक्स होगा, दिस इज अ पार्ट ऑफ लैंग्वेज रिलेटेड टू सेंटेंस कंस्ट्रक्शंस। आप किस तरीके से सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन कर रही हैं वो हो जाएगा आपका सिंटैक्स, ठीक है। फिर मोर्फोलॉजी क्या हो जाएगी, मोर्फोलॉजी इज पार्ट ऑफ सेंटेंस हैविंग द यूज ऑफ नाउन्स, जिसमें आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब्स, एडवर्ब, कंजक्शन, ये सब इन सभी का यूज करते हैं ना, मोर्फोलॉजी हो जाएगा, ठीक है। वैसे मोर्फोलॉजी होगा क्या, देखिए मोर्फोलॉजी द स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स। हम किस तरीके से मतलब वर्ड्स का यूज किस तरीके से हम कर रहे हैं, ठीक है, उसको बोलेंगे मोर्फोलॉजी। फिर वर्डोलॉजी, वर्डोलॉजी क्या हो जाएगी हमारे पास, वर्ड फॉर्मेशन इज लर्न इन वर्डोलॉजी, हम वर्ड्स के बारे में सीखेंगे, ठीक है। फोनेटिक्स क्या हो जाएगा, इट इज द साइंस ऑफ साउंड्स। फोनेटिक्स ये स्टडी ऑफ साउंड्स की साइंटिफिक स्टडी होगी, ठीक है ना। साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड्स क्या हो जाएगी आपकी, फोनेटिक्स हो जाएगी, क्लियर। फिर आता है आपके पास सिमेटिक्स। सिमेटिक इट इज रिलेटेड टू, ये देखिए सिमेटिक्स क्या होगा, ये सिंटैक्स और सिमेटिक क्या होता है। सिमेटिक होगा जैसे आपके पास आप वो उसका मीनिंग किस तरीके से निकल रहा है, आपका अर्थ क्या निकल रहा है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए CEJ ईट वाटर, तो ईट वाटर थोड़ी होता है, पानी को खाया जाता है क्या, नहीं खाया जाता। देखिए सी इज ईटिंग फूड, ईटिंग वाटर, तो देखिए सिंटैक्स के हिसाब से तो सही है, कैसे, सब्जेक्ट वर्ब है ना और ऑब्जेक्ट आ गया, लेकिन यहाँ पे सिमेटिक नहीं है क्योंकि इसका वर्ड सही नहीं है। तो यहाँ से देखिए ईटिंग नहीं आएगा, यहाँ पे ड्रिंकिंग आएगा, क्लियर, ड्रिंकिंग या टेकिंग आएगा, ठीक है। फिर आता है फोनेमिक्स, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड्स, फोनेमिक हो जाएगी। आपको पता है कि इसमें 44 साउंड होते हैं, इंग्लिश में कितने साउंड होते हैं 44, 20 आपके वोवल्स हो गए और 24 आपके कंसोनेंट्स हो जाएंगे, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है मॉर्फिम। मॉर्फिम क्या आता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड्स, वर्ड की जो सबसे छोटी यूनिट होती है मॉर्फिम होगी। मॉर्फोलॉजी क्या होगी, साइंटिफिक रूप से आप वर्ड को किस तरीके से साइंटिफिक रूप से स्टडी कर रहे हो वो आप क्या हो जाएगी, मॉर्फोलॉजी हो जाएगा, ठीक है। ग्राफिम क्या हो जाएगा, ग्राफिम हो जाएगा आपका राइटिंग, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ राइटिंग। आप यूनिट सबसे छोटी यूनिट ग्राफिम, सबसे छोटी यूनिट राइटिंग की, मॉर्फिम सबसे छोटी यूनिट वर्ड की और फोमिम सबसे छोटी यूनिट आपकी साउंड की, क्लियर। फिर आता है लिंग्विस्टिया। लिंग्विस्टिया आता है साइंस स्टडी ऑफ द ह्यूमन लैंग्वेज, जो आप इंसान जो भी सीख रहा है, जो भी भाषा बोल रहा है उसका साइंटिफिक स्टडी होगी आपकी लिंग्विस्टिया, ठीक है। फिर लैक्सिकोलॉजी क्या होगी, स्टडी ऑफ वोकेबलरी, आपकी वोकेबलरी किस तरीके की है, किस तरीके से आप मतलब आपका शब्द भंडार क्या है, लैक्सिकोलॉजी हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है आपके पास, देखिए ये थ्योरी देख लीजिए, सिर्फ नाम देख लीजिएगा आप इसका, क्योंकि बहुत ज़्यादा थोड़ा टिपिकल हो गया था इसलिए मैंने सिर्फ नाम लिख दिया। कैलेटिकल थ्योरी, इसको क्लासिकल थ्योरी भी बोलते हैं। डेवलपमेंट थ्योरी, सिंबॉलिक थ्योरी, बाव वूव थ्योरी, इमिटेशन थ्योरी, इन थ्योरी, डिंग डोंग थ्योरी, सिंग सॉन्ग और वू वू थ्योरी और कॉन्टैक्ट थ्योरी, ठीक है। तो ये आपकी थ्योरी के नाम थे। फिर आती है लैंग्वेज की, आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसकी मतलब उसकी विशेषताएं क्या क्या है। देखिए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस, निर्देश दे सकते हैं, इसके माध्यम से लैंग्वेज को सीखा जा सकता है। लैंग्वेज एक सिस्टम है, सिस्टम ऑफ सिस्टम है, ठीक है। लैंग्वेज यूनिक होती है, ऑल सब्जेक्ट्स की स्किल हमें पता चलती है, कम्युनिकेशन अच्छा बनता है। लैंग्वेज के माध्यम से हम कम्युनिकेशन बना सकते हैं, रिलेटेड टू कल्चर, कल्चर को सीख सकते हैं। ऑल प्रकार के डेवलपमेंट होंगे, मीन टू एक्सप्रेस, अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस कर सकते हैं, आर्बिट्रेरी होता है। तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे आपके लैंग्वेज की विशेषताएं हो जाएंगी, क्लियर।
फिर आता है क्या आपके पास टाइप्स ऑफ फॉल्ट। फॉल्ट कौन से टाइप के होते हैं, देखिए किस टाइप के आपके फॉल्ट हो सकते हैं, एरर हो सकता है, मिस्टेक हो सकती है या फिर लैप्सेज हो सकते हैं। क्लियर। जैसे स्टेबल आपकी कौन सी होती है, देखिए आपको पता है कि आपका एक राइटिंग होती है, एक आप मतलब मौखिक, लिखित और सांकेतिक होता है ना। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, जो स्टेबल लैंग्वेज होती है वो कौन सी होगी, आपकी राइटिंग होगी। ठीक है, राइटिंग आपकी क्या होगी, स्टेबल लैंग्वेज होगी। इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, जो भाषा परिवार है आपका कौन सा है, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही इंडो यूरोपियन लैंग्वेज से है। ठीक है, आर्बिट्रेरी, लिखना पढ़ना और उसके मीनिंग को समझना। ठीक है ना। फिर आता है आपके पास एनसीएफ 2005 के अनुसार जो हमारी इंग्लिश है वो हमारी क्या आ जाएगी, जो इंग्लिश हमारी सेकंड लैंग्वेज हो जाएगी। ये क्वेश्चन आया हुआ है, इंग्लिश हमारी एनसीएफ 2005 के अनुसार आ जाए तो आप क्या बोलोगे कि सेकंड लैंग्वेज है। ठीक है, अगर मल्टीलिंगुअल अगर बोले कि हमारा जो देश है बहुभाषी देश है, उसके अनुसार मल्टीलिंगुअल कंट्री के हिसाब से जो लैंग्वेज आ जाए या इंटरनेशनल हिसाब से आ जाए तो ये ग्लोबल लैंग्वेज होगी। ग्लोबल लैंग्वेज होगी, पूरे वर्ल्ड वाइड में बोलने वाली लैंग्वेज होगी। ठीक है ना। फिर आता है कॉन्स्टिट्यूशंस, क्या होता है, एसोसिएटेड ऑफिशियल लैंग्वेज। हमारी जो लैंग्वेज है ये हिंदी जो है, हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन एसोसिएटेड जो लैंग्वेज है वो हमारी कौन सी है, एसोसिएटेड ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी इंग्लिश है। समझ में आया। और एसोसिएटेड ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है आपके पास। अगर मल्टी लैंग्वेज के हिसाब से पूछे तो इंग्लिश हमारी ग्लोबल लैंग्वेज है। अगर एनसीएफ 2005 के अनुसार पूछे तो इंग्लिश हमारी सेकंड लैंग्वेज है। ठीक है, ओके। अब देखिए बच्चा क्राइंग करता है, 0 से 2 मंथ का बच्चा जो है क्राइंग करता है। क्यूइंग करेगा, कितने साल का, 3 से 5 महीने का बच्चा क्यूइंग करेगा। ठीक है, बबलिंग करेगा, देखो हो रहा है ना, रिपीट हो रहा है, हिंदी रिवाइज हो रही है। 6 to 8 मंथ आपका बच्चा क्या करेगा, बबलिंग करेगा। 1 वर्ड स्टेज जो होगी, 1 वर्ड स्टेज 9 to 15 मतलब 15 महीने, 9 महीने से लेके 1.5 साल तक, 15 महीने तक आपका बच्चा 1 वर्ड सीखेगा। 2 वर्ड आपका 15 महीने से लेके 2 साल तक, 2 साल तक चला जाएगा, मतलब 15 से 24 या फिर 18 से 24 बोल सकते हो, आपके 2 वर्ड सीखेगा। ठीक है, एडम्स ने क्या बोला है, एडम्स ने बोला है कि 1 से 3 वर्ड। ठीक है, 1 साल का बच्चा 3 वर्ड सीखेगा, 2 साल का बच्चा 2 साल का बच्चा 272 वर्ड सीखेगा, 3 साल का बच्चा 900 वर्ड सीख जाएगा, 4 साल का बच्चा आपका 1600 वर्ड सीख जाएगा और 5 साल का बच्चा 2072 वर्ड आपके सीख जाएगा। फिर आते हैं साइट वर्ड, कौन सी होती है, अपीयर मोस्ट फ्रीक्वेंटली। एक होता है साइट वर्ड, SGST। साइट वर्ड होते हैं आपके पास, जैसे हम एकदम से बोलेंगे, जैसे मैंने आपको ये दिखाया कि ये बच्चों ये क्या है, तो आप क्या बोलोगे, फ्रीक्वेंटली आप जिन चीज़ों को बोल सकते हो, क्या आप बोलोगे, पेन है। ठीक है ना, जिन चीज़ों को हम एकदम से एक लय में बोल जाएंगे, जिसको हमें सीखने की जरूरत नहीं है, सोचने की जरूरत नहीं है, उसे बोलते हैं हम साइट वर्ड। ठीक है, ओके। एक होता है रीलियो क्या होगा, TLM रियलिस्टिक ऑब्जेक्ट। ये क्या हो जाएगा, हमारा टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है रीलियो। ठीक है, फिर देखिए लैंग्वेज को हम कैसे सीखते हैं, किस तरीके से सीखते हैं। सबसे पहले हम लिसनिंग करेंगे, LSRW, लिसनिंग करेंगे, स्पीकिंग करेंगे, फिर उसके बाद रीडिंग और फिर राइटिंग। ठीक है, फिर मॉन्टेंसरी के अनुसार या फिर मंदबुद्धि के अनुसार आ जाए तो हम क्या करेंगे, LSWR। पहले हम लिसनिंग, फिर स्पीकिंग, फिर राइटिंग और फिर रीडिंग करेंगे। ठीक है, ये बहुत बार मैंने कंप्लीट करवा चुकी हूँ, तो ये आप याद कर लेना है। ठीक है, फिर आता है आपके पास रीडिंग किस तरीके से कर सकते हो। रीडिंग आप लाउड रीडिंग कर सकते हो, रीडिंग की आप जोर जोर से बोल के पढ़ सकते हो, ओरली साइलेंट रीडिंग कर सकते हो, इंटेंसिव रीडिंग कर सकते हो। देखो मैं बता ही देती हूँ, ये साइलेंट रीडिंग जो आपकी मौन विधि होती है ना, एक आपकी लाउड विधि, ओरल जिसको बोलेंगे ओरल रीडिंग कर सकते हो। एक होता है इंटेंसिव रीडिंग क्या होगी, जैसे आप गहन रूप से पढ़ रहे हो, एक डिटेल में पढ़ रहे हो, इंटेंसिव रीडिंग। फिर आता है एक्सटेंसिव रीडिंग वो होगी जैसे आप एक व्यापक रूप से पढ़े, जैसे अब आप क्या कर रहे हो, एक्सटेंसिव रीडिंग कर रहे हो। ठीक है ना, फिर आता है स्किमिंग, ये फिर से रीडिंग हो रहा है, फिर से रिपीट हो रहा है, स्किमिंग और स्कैनिंग। स्किमिंग क्या होगा, आपका सरसरी नज़र से देखेंगे, स्कैनिंग आपका आप डिटेल से देखेंगे। क्लियर,
फिर आता है जैसे आप स्कैनिंग में आप क्या करोगे, मतलब एक कोई भी अगर आप रिजल्ट देख रहे हो तो आप क्या करोगे, हर एक रोल नंबर को बिल्कुल बारीकी से देखेंगे, ठीक है। तो ये होता है स्कैनिंग। स्कीमिंग क्या होगा, हम सरसरी नज़र से सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट को निकाल के पढ़ लेंगे, ठीक है। ओके नेक्स्ट देखिएगा, एक होता है नोट, एक होता है नोट टेकिंग, एक होता है नोट मेकिंग। नोट टेकिंग क्या होगा, सिर्फ की पॉइंट्स को हम यूज करेंगे। जैसे अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, नोट टेकिंग से पढ़ा रही हूँ, सिर्फ बोल ज़्यादा रही है, लिख बिल्कुल की पॉइंट लिख रहे हैं ना। फिर नोट मेकिंग क्या होगा, आप जैसे डिटेल में नोट बढ़ाते हो ना, डिटेल में जो नोट्स बनते हैं वो क्या आ जाएंगे आपके टाइम से, इत्मीनान से जो नोट्स बनते हैं वो आपके नोट मेकिंग हो जाएगा। क्लियर। आपको पता है साउंड कितनी होगी, 44 साउंड होती है, 20 आपकी वोवल साउंड होंगी, 24 आपकी कॉन्सोनेंट साउंड हो जाएंगी। क्लियर। देखिए राइटिंग पे बिल्कुल भी नहीं जाना है, ठीक है ना। आप सिर्फ ये सोचो कि आपकी रिवीजन हो रही है, ठीक है। एक होता है पैराफ्रेजिंग। क्या होता है, अपने आइडिया से कुछ भी लिखना, वो पैराफ्रेजिंग होगा, ठीक है। अपने तरीके से अपने आइडियाज लिखना पैराफ्रेजिंग होगा। फिर राइटिंग के टाइप देख लीजिए, एक होता है एक्सपोजिटरी, विवरणात्मक। जैसे किसी सब्जेक्ट किसी टॉपिक के ऊपर हमें कुछ भी लिखना है, वो हो जाएगा एक्सपोजिटरी, ठीक है। जैसे दहेज के ऊपर लिखना, जनसंख्या के ऊपर लिखना। फिर आता है डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव क्या होता है, वर्णनात्मक घटना। जैसे किसी घटना के ऊपर लिखना, किसी प्ले के ऊपर लिखना, ठीक है ना। आप मान लीजिए कहीं पर गए हुए हो तो आप किसी फील्ड के बारे में लिखना, तो ये क्या हो जाएगा, वर्णनात्मक है। फिर आता है नैरेटिव, वृत्तांत लिखना। वृत्तांत जैसे कहानी लिखना, कोई आप नोवेल लिख रहे हो तो वो वृत्तांत हो जाएगा, ठीक है। परस्यूसिव, प्रभावपूर्ण लिखना, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, जैसे आप एप्लीकेशन लिख रहे हो कोई भी, तो वहाँ पे इफेक्टिव टाइप लैंग्वेज आप लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका इफेक्टिव, प्रभावपूर्ण हो जाएगा। फिर क्रिएटिव राइटिंग, जैसे आप मेरे बारे में कुछ भी लिखोगी, मैम आप बहुत अच्छा पढ़ा रही हो ऐसे ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा, क्रिएटिव राइटिंग। आपने कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ एग्जाम पे फोकस करो। एग्जाम के आने के बाद मुझे बताना है कि आपका एग्जाम किस तरीके का है। नेक्स्ट देखिएगा, अप्रोच कौन सी है। एक है स्ट्रक्चरल अप्रोच। स्ट्रक्चरल अप्रोच में हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब एक सेंटेंस का हम देखेंगे कि किस तरीके से लिखा हुआ है। फिर एक कम्युनिकेटिव अप्रोच होती है, जिसे हम बोल के हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ठीक है। फिर आता है एक फंक्शनिंग अप्रोच, जैसे हम एक्टिविटी करवा सकते हैं, एक्टिविटी के माध्यम से जो भी हम काम करवाते हैं, ठीक है। एक होता है टॉप टू डाउन, एक होता है बॉटम टू अप, ठीक है। टॉप टू डाउन में हमारे पास क्या आ जाएगा, जैसे आप क्या करोगे, पहले एप्लीकेशन सिखाओगे, फिर एडजेक्टिव, फिर मतलब आप नीचे की तरफ आ जाओगे, ठीक है। जैसे बच्चे को पहले सेंटेंस सिखा देंगे। टॉप में आप सब, टॉप में बड़ी क्लासेज में यूज होगा कि आप सोचोगे कि बच्चे को पता है कि वाक्य क्या होता है, शब्द क्या होता है, ध्वनि क्या होती है, साउंड क्या होती है। तो ये सब क्या है, पहले बच्चे से मतलब सीखा हुआ ही सीखेंगे, पूछेंगे, सिखाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका टॉप टू डाउन। फिर होता है बॉटम टू अप, जैसे छोटी क्लासेज में बच्चों को सिखाते हैं, पहले नाउन, फिर प्रोनाउन, फिर एडजेक्टिव, फिर इस तरीके से आप चले जाएंगे, ठीक है। फिर मेथड, तरीके क्या होते हैं, जैसे डायरेक्ट मेथड हो गया। हम डायरेक्ट मेथड क्या होता है कि हम इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, तो वो हो गया हमारा डायरेक्ट मेथड। फिर आता है आपके पास एक होता है, देखो कंटेंट। कंटेंट क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई एक होता है तरीका मतलब सबका डिफरेंट होता है। कंटेंट सेम होगा, मान लीजिए पेडागोजी सबकी सेम होती है, लेकिन सबका तरीका अपना अपना क्या होता है, अलग होता है, ठीक है। वो उसको बोलेंगे हम अप्रोच। अप्रोच देखिए, जब बच्चों को कुछ समझ नहीं आ रहा है तो हम दूसरा तरीके से हम अपने तरीकों को हम चेंज कर लेंगे, तो वो होता है अप्रोच, ठीक है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक पर स्पेसिफिक, जैसे मान लीजिए किसी स्पेसिफिक टाइम पर हम क्या कर लेंगे, हम जैसे कोई भी हम टैक्टिक्स यूज करते हैं, ठीक है ना, कोई भी हम तरीका यूज करते हैं, उसको बोलते हैं अप्रोच। एक तो होती है विधि। विधि क्या होती है, जैसे आप डायरेक्ट विधि होगी, इनडायरेक्ट विधि होगी, निगमन विधि होगी, आगमन विधि होगी, ये होती है विधियाँ, ठीक है ना। व्याख्यान विधि होगी, तो ये सारी विधि। अप्रोच क्या होता है, जो खुद का तरीका होता है ना पढ़ाने का बच्चों को, वो होता है अप्रोच, ठीक है। और एक होता है टेक्नोलॉजी। टेक्निक्स क्या होती है, जो पढ़ाते टाइम हम किस किस चीज़ों को यूज कर रहे हैं, किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, मतलब आप रटवा के पढ़ा रहे हो कि ड्रिल करा के पढ़ा रहे हो कि आप अनुकरण करके पढ़ा रहे हो, तो वो जो जिन चीज़ों का माध्यम बना रहे हैं ना पढ़ाते टाइम, वो होती है हमारी टेक्निक, ठीक है। फिर आता है इनपुट अप्रोच। इनपुट अप्रोच में हम सिखाएंगे, इंटरेक्टिव में टीचर और जो स्टूडेंट होता है आपस में मिलकर इंटरेक्ट करके पढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर। उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें अप्रोच जो कंप्लीट समझ में आ गई होंगी, ठीक है। फिर देखिए सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी किसने दी थी, स्टेफन
क्रैशर ने दी थी। स्टेफन क्रैशर एक ऐसा है जो ये कहता है कि हम सेकंड लैंग्वेज को भी एक्वायर कर सकते हैं, ठीक है। इसके 5 हाइपोथेसिस थे। हम ये कहता है कि एक्वाइजेशन लर्निंग हाइपोथेसिस, सेकंड है मॉनिटरी के हिसाब से सीख सकते हो, नेचुरल ऑर्डर से सीख सकते हो, इनपुट सीख सकते हो और कंप्रेहेंसिव कर सकते हो, ठीक है। इफेक्टिव फिल्टर कौन से होते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे इमोशंस हो गए, ठीक है। इमोशंस क्या होते हैं, खुशी हुई, दुखी हुई, क्रोध हुआ, हम किस इमोशंस में है, वो क्या हो जाएगा, आपके इफेक्टिव फिल्टर्स हो जाएंगे। फिर आता है नोम चॉम्स्की। ये हमारी भाषा वाले बंदे आ गए, जो कि मैंने बताया कि नोम चॉम्स्की है, स्किनर है, जीन पियाजे है, वाइगोत्स्की है। तो नोम चॉम्स्की कहता है कि व्याकरण जो है जन्मजात होती है। एलएडी का उसने क्या दिया था, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की थ्योरी दी थी, ठीक है। व्याकरण जन्मजात हो, भाषा जन्मजात होगी, ये कौन कहने वाले हैं, नोम चॉम्स्की है। यूनिवर्सल होती है भाषा, ठीक है। फिर वाइगोत्स्की कहता है कि आप सोशल कल्चर थ्योरी जिसने दी थी वाइगोत्स्की ने, कि आप समाज से सीखोगे, कल्चर से सीखोगे, ठीक है। स्किनर क्या कहता है कि आप अभ्यास से सीखेंगे, ड्रिल से सीखेंगे, अनुकरण करके सीखेंगे, इमिटेशन से सीखेंगे, ये कहता है कि स्किनर कहता है, ठीक है। जीन पियाजे कहता है कि आप विचारों से सीखेंगे, पहले आप के अच्छे विचार होंगे, आपके जैसे विचार होंगे वैसे आपकी भाषा हो जाएगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है कोड स्विचिंग और कोड मिक्सिंग। कोड स्विचिंग क्या होता है, जब हम एक भाषा से दूसरी भाषा में हम चले जाते हैं, जैसे हिंदी पढ़ाते हैं, वन टू अदर लैंग्वेज, एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज को पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, उसको हम बोलेंगे कोड स्विचिंग। कोड मिक्सिंग क्या होगा, जैसे हमारे पास हम डिफरेंट लैंग्वेज का यूज़ करेंगे। अगर बच्चों को इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा तो फिर हिंदी में समझाएंगे, हिंदी में नहीं आएगा तो हम मदर टंग का यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर आता है कंप्रिहेंसिव लेवल। क्या होगा, कंप्रिहेंसिव लेवल बच्चों की क्षमता के हिसाब से हम पढ़ाएंगे, ठीक है। जैसे बच्चे सीखें, जैसे मान लीजिए ज़रूरी हम बच्चों की फर्स्ट क्लास के बच्चे की क्षमता कितनी हो सकती है, आपके जितना उसका लेवल होगा उसी तरीके से पढ़ाएंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि फर्स्ट क्लास के बच्चों को आप थर्ड फोर्थ फिफ्थ के क्लास को पढ़ा देंगे, तो लेवल के हिसाब से हमें पढ़ाएंगे, ठीक है। ये कहता है कोलिकेशंस, जो वो शब्द जो वर्षों से चले आ रही हैं, एज यूजुअल जिसको हम यूज करते हैं, ठीक है। ओके, एक होता है चंक रीडिंग। चंक रीडिंग क्या होती है कि हम डिवाइड करके जब हम पढ़ेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में जिनको पढ़ेंगे, चंक रीडिंग होता है। एक आता है BICS, ये कंप्लीट आपकी बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। ये आपके डायरेक्ट आई हुई है, ठीक है। ये है बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। ये आपसे पूछ सकता है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, बेसिक इंटरपर्सनल स्किल्स, क्लियर। फिर है आपके पास, ये 2023 में आया हुआ है, डेली लाइफ में हम किस तरीके से स्पीच कर रहे हैं। फिर आता है CALP। CALP का फुल फॉर्म क्या है, कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। मतलब आप आपका टैलेंट किस तरीके से दिखाएंगे, क्रिएटिविटी किस तरीके से दिखाएंगे, प्रोफेशनल जो लैंग्वेज होगी वो क्या होती है आपकी, कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, ठीक है। एक होता है PP का मतलब होता है प्रेजेंट प्रैक्टिस प्रोडक्ट, प्रेजेंट प्रैक्टिस प्रोडक्ट। फिर आता है ELT का मीनिंग क्या होता है, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, ठीक है। फिर कौन से मेथड हैं आपके, देख लीजिएगा। एक होता है ट्रांसलेट मेथड, एक ग्रामर मेथड, एक बाइलिंगुअल मेथड, डायरेक्ट मेथड। और जैसे हम अपने नोट्स से, एक मिनट, क्या करना है, ट्रांसलेट मेथड क्या होता है कि भैया हम इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करके पढ़ाएंगे। ग्रामर मेथड क्या होगा, हम ग्रामर के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। बाइलिंगुअल मेथड क्या होगा, हम डिफरेंट लैंग्वेज का यूज कर सकते हो। डायरेक्ट मेथड क्या होगा, इंग्लिश टू इंग्लिश आप पढ़ाएंगे, वो क्या हो जाएगा, आपका डायरेक्ट मेथड हो जाएगा, क्लियर। एक होता है देखो प्रोज क्या होता है कि याद में लिखना, वृत्तांत लिखना, प्रोज होता है, ठीक है। पोएट्री क्या होती है, सोनेट जिसको बोलेंगे। सोनेट पोएट्री के डिफरेंट टाइप्स हैं आपके पास। पोनेट जो 14 लाइन की जो पोएम होगी उसको हम सोनेट बोलेंगे। इलीजी जो किसी की डेथ पर हम लिखते हैं उसको हम इलीजी बोलेंगे, ठीक है। एपिक क्या होता है, लॉन्ग, जो जैसे लॉन्ग एपिक जिसके ऊपर मान लीजिए लॉन्ग पोएम जो होती है ना, जैसे रामायण महाभारत इसके ऊपर लिखी हुई है, ग्रैंड स्टाइल में जो लिखी जाती है वो एपिक होती है। ओड क्या होती है, लॉन्ग पोएम तो होती है लेकिन एपिक से छोटी होती है। ब्लैड क्या होता है, जैसे सॉन्ग के रूप में, जैसे किसी सॉन्ग के रूप में आप कुछ भी लिखते हैं तो वो ब्लैड हो जाएगा। लिरिक क्या होगा, म्यूजिकल पोएम को हम लिरिक बोलेंगे, ठीक है। फिर आता है रिदम स्किल्स क्या होंगे, रिदम स्किल्स क्या होंगी, जैसे लास्ट में मैं सिर्फ वो बताऊंगी, जैसे तुकबंदी होती है ना इंग्लिश में, हिंदी में तुकबंदी जिसको हम बोलेंगे, ठीक है। जैसे देखिए हम सिर्फ समझाऊंगी क्योंकि देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि लास्ट के 2 वर्ड आपको सेम मिल गए,
फिर आप थर्ड लाइन से आपका चेंज हो गया वर्ड, ठीक है। जो साउंड है वो तुकबंदी आपकी, जैसे मान लीजिए इनकी सेम है तो आप इसको ए नाम दोगे, इसको आप बी और बी मान दोगे। इससे क्या मिल रहा है कि इन दोनों की साउंड सेम आ रही है लास्ट में और इन दोनों की साउंड सेम आ रही है, ठीक है। मान लीजिए कि फर्स्ट की और थर्ड की सेम आ रही है, फर्स्ट की और थर्ड की सेम आ रही है तो ए, ठीक है, और सेकंड की और फोर्थ की सेम आ रही है तो बी, तो आपकी तुकबंदी क्या बन जाएगी आपके पास ए बी, ठीक है। आपके मान लीजिए चारों लाइन की साउंड क्या है, डिफरेंट है, तो क्या ABCD, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंस रहेगा। आपको पोएम आएगी जरूर, तो उसमें से आपसे पूछ सकता है कि इस पोएम का आपके पास क्या है, तुकबंदी क्या है, ठीक है। क्लियर, बता दोगे ना। नेक्स्ट देखिएगा, एक होती है प्राइमरी स्किल। जब हम शुरू में जो सीखते हैं ना वो हम लिसनिंग से और स्पीकिंग से सीखेंगे। जो हमारी प्राइमरी स्किल होती है ना, लिसनिंग और स्पीकिंग होती है। रीफोर्समेंट री इन्फॉर्म स्किल्स कौन सी होती है, राइटिंग और स्पीकिंग हमारी क्या हो जाएगी, री इन्फॉर्मेशन स्किल हो जाएगी। क्लियर, उम्मीद है आपको हिंदी और इंग्लिश पेडागोजी मैंने कंप्लीट करवा दी है। ये एक फर्स्ट रिवीजन था लास्ट, और क्लास में जाने से पहले, एग्जाम में जाने से पहले इसको जरूर देखें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, बहुत ही जल्दी लेकर आए हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।